प्यारे बच्चों नमस्कार। कंट्रोल चार्ट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंट्रोल चार्ट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल लाइफ में इसको समझने की जरूरत होती है कि कैसे हम कंट्रोल चार्ट को एक बैलेंस बना करके चल सकते हैं। जैसे जीवन में आपको आपके जीवन में एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, उसी तरह कंट्रोल चार्ट का यूज जो होता है ना इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। इसको समझने का प्रयास हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और इसके एक टाइप पे डिस्कस करेंगे, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, जिसका टाइप होता है मीन एंड रेंज चार्ट। तो इस लेक्चर में हम लोग मीन एंड रेंज चार्ट को स्टडी करने का प्रयास करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगा और बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, जिसकी आपको अपर लिमिट का, लोअर कंट्रोल लिमिट्स एंड का सेंट्रल लाइन हमको मुझे बतानी होगी। कमेंट बॉक्स में आप उसको बता सकते हो। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, पहला स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको समझेंगे व्हाट इज द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में। आप उस आई बटन पर मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, वहां से उसको देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले कंट्रोल चार्ट को समझो आप स्टूडेंट। जिस तरह आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाते हो स्टूडेंट, उसी तरह कंट्रोल चार्ट का भी एक क्वालिटी प्रोडक्शन में बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें या फिर एक प्रोसेस के थ्रू समझना चाहें तो व्हाट इज कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक ग्राफिकल चार्ट होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल्स में एक टूल्स की तरह वर्क करता है। अब टूल जो प्रोडक्शन होता है कंपनी का, वहां पे इस मैनुअली एक इसको सेट कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करते रहते हैं। बेसिकली इसमें 3 लाइंस वर्क करती है, एक सेंट्रल लाइन, एक अपर कंट्रोल लिमिट्स एंड एक लोअर कंट्रोल लिमिट्स। इन बिटवीन लाइंस के बीच अगर डेटा हमारा मूवमेंट चल रहा है, जो भी उसमें एक प्रोग्राम सेट है, और इन बिटवीन लाइंस के अकॉर्डिंग अगर वर्क कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्शन इज गुड। मतलब प्रोडक्शन गुड है, एक्सेप्टेबल है, क्वालिटी इज गुड। बट कभी कभी इस 3 लाइंस के आउट ऑफ जाता है तो हम कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप इसको समझो, ये देखिए 3 लाइंस होती है स्टूडेंट। किसी भी जब हम इसका चार्ट बनाते हैं, दिस इज द ग्राफिकल चार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, दिस इज द मिडिल में इसका सीएल आता है, दिस इज नोन एज सीएल, सेंट्रल लाइन। इसके टॉप पे रहेगा अपर कंट्रोल लिमिट्स, दिस इज द नोन एज यूसीएल, एंड बिलो आएगा आपका एलसीएल। और यूसीएल एंड एलसीएल को डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डॉट लाइन से हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है यूसीएल, सीएल एंड एलसीएल को। इफ जो भी डेटा है, जो भी सैंपलिंग डेटा है, उसकी वैल्यू अगर इन तीनों लाइंस के बिटवीन मूव कर रही है तो प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, गुड क्वालिटी का होता है। समझ में आई बात? दिस इज द क्वालिटी इज गुड। अगर कहां पर मूवमेंट इनके बिटवीन हो रहा है, इट मींस अगर हम कोई चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्राफिकल चार्ट, इधर सैंपल नंबर्स रहता है, दिस इज द ऑलवेज रिप्रेजेंट द सैंपल नंबर। ठीक है, और इधर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, जो भी चार्ट बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट मान लीजिए कोई भी चार्ट अगर इस साइड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है स्टूडेंट, इनके बिटवीन, और बाय डिफॉल्ट मान लीजिए ये वन डाटा हियर इज मूव ऑन एंड वन डाटा इज हियर मूव ऑन, द वर्कआउट होता है। तो अब यहाँ दैट पॉइंट्स पे, यहाँ तो आपका क्या है, इधर यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो पॉइंट्स है, दिस द क्वालिटी कैसा है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सेप्टेबल है, दिस इज द एक्सेप्ट कर सकते हो। बट यहाँ कंट्रोल है, इसके इनसाइड है तो कंट्रोल है, और हियर जो आपका डेटा चला गया, दिस इज द आउट ऑफ कंट्रोल की बात होती है। ठीक है, और इस पर कुछ हमको जो भी रीजंस होंगे उसको फाइंड आउट करने की जरूरत होती है स्टूडेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ कंट्रोल। इतना पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट बेसिकली एक टूल्स है ना, ग्राफिकली यूज किया जाता है, और ये इसमें मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, 3 लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, अपर कंट्रोल लिमिट्स, लोअर एंड आपका सेंट्रल लाइंस। तो इन बिटवीन अगर कोई ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका प्रोडक्शन जो होगा गुड होगा, वो क्वालिटी एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब इसका देखो फायदा भी है बहुत सारा, कि हम कंपनी में अगर जब इसका यूज करते हैं तो प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होता है, गुड होता है, और टाइम मैनेजमेंट होता है, पैसा भी इससे बहुत बचता है, और हर एक तरह से। अब जहाँ पे फॉल्ट होता है ये इंडिकेट भी कर देता है आपको कि यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, आप उसको वहां पे उसके रीजंस को
फाइंड आउट करिए। तो इसमें से टाइप ऑफ कंट्रोल में एक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वेरिएबल्स। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स इज इंपॉर्टेंट। दो टाइप्स के होते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स में हम बात करेंगे मीन एंड रेंज चार्ट। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स एनपी चार्ट, पी चार्ट एंड सी चार्ट, तो वो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली किस पर, मीन चार्ट और रेंज चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके बात करते हैं। फर्स्ट सिंपल, देखिए कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। दे आर यूज्ड टू अचीव एंड मेंटेन द एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल फॉर ए प्रोसेस हुज प्रोडक्ट कैन बी सब्जेक्टेड quantitative measurement such a diameter of holes, length of bolt, thickness of pipe etc। मतलब जहां पे मेजरमेंट की बात होती है, ठीक है, क्वांटिटिव मेजरमेंट की जहां पे वर्कआउट्स होगा, जहां पे हम बात करेंगे कि क्वांटिटिव मेजरमेंट की बात हो रही है, जहां मेजरमेंट कर सकते हैं जैसे डायमीटर ऑफ होल है, लेंथ है, बोल्ट है, तो वहां पर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं स्टूडेंट। और जहां पर हम इसकी बात नहीं कर सकते वहां पे एट्रीब्यूट्स होता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बात होती है, या गुड होगा, बैड होगा, जो भी हो, तो उस टाइम पे वहां पर हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। फिलहाल हम इस वर्क पे कर रहे हैं कि कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स है, तो इसको कैसे करते हैं, जहां पे क्वांटिटी मेजरमेंट होगा वहां पे कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स होगा। सच लाइक आप इसमें हमने कर दिया डायमीटर ऑफ होल्स है, लेंथ ऑफ पाइप है, थिकनेस है, जो भी वर्कआउट्स है एक्सेट्रा, ठीक है। टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स इज द मीन एंड रेंज चार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मीन एंड रेंज चार्ट दिया है, तो अब इसके लिए हमको कोई डेटा चाहिए, एक डेटा हम कंसिडर हमारे पास रहेगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम वर्किंग रूल को समझेंगे कि मीन एंड रेंज चार्ट के वर्किंग रूल को समझने का प्रयास करेंगे, और फिर आफ्टर हम इस पे एक फोकस आउट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जब हम स्टूडेंट आएंगे तो मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट के, कि हम एक सैंपल साइज देता है, व्हाट इज द मीन ऑफ सैंपल साइज एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल। देयर आर दो चीजें होती है स्टूडेंट, ध्यान रखने की जरूरत है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल एंड सैंपल साइज, दीज आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं, ये बात आपको समझिएगा। सैंपल साइज का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि कोई भी सैंपल लिया तो उस सैंपल में कितने एलिमेंट्स आपने कंसिडर किए, कितने आइटम्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के, ठीक है। सभी सैंपल जितने होते हैं सब में आइटम्स इक्वल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल इज द काउंटेबल, अनदर हम काउंट करते हैं, तो ये ध्यान रखिए दोनों अलग अलग है। सैंपल साइज मींस उस पर्टिकुलर सैंपल में कितने डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, दूसरा उसी तरह से सेकंड सैंपल हो, फर्स्ट सैंपल हो, बट सभी भी सैंपल साइज इक्वल्स होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल इज द अलग, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में रहता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल में, तो इस पॉइंट को सेपरेटली आप समझिए कि व्हाट इज द सैंपल साइज एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सैंपल, दोनों में अलग अलग डिफरेंस होते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखने की बात है। सैंपल साइज मतलब उस पर्टिकुलर सैंपल में कितनी वैल्यू, कितने आइटम्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट, मीन एंड रेंज चार्ट। अब आइए, तो हमको मीन एंड रेंज चार्ट की बात हम लोग करने वाले हैं, इसके वर्किंग रूल को, प्रोसीजर को समझेंगे। देखिए जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह का आपका पैटर्न मिलता है स्टूडेंट, मैं उसी के अकॉर्डिंग फोकस आउट करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल्स में फोकस नहीं करने की कोशिश करूंगा। तो गिवन है रैंडम सैंपल के, हमने मान लिया कि 1 to k सैंपल दिया हुआ है, साइज n है, ईच आर डिफाइन एज फॉलोइंग डेटा। देखिए जब हम मीन एंड रेंज चार्ट की बात करते हैं तो इनमें जो सैंपल साइज होता है 4 और 5 और 6 इसी तरह के आसपास रहेंगे, बहुत बड़े डेटा को कंसिडर नहीं किया जाता है, छोटे छोटे साइज पे सैंपल साइज के डेटा लिए जाते हैं नॉर्मली, एजुअली जो हम लोग 4, 5, 6 यूज करते हैं। तो सैंपल नंबर, मीन और रेंज, आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब मन में बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट के मन में डाउट्स ये आता है कि व्हाट इज द x1 बार, x2 बार, x3 बार, आपको इस टाइप का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बेटा एक पॉइंट आउट मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये मीन दिया हुआ है तो x1 बार क्या है, मान लीजिए एक सैंपल लिया हमने, अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कोशिश करूँ, फिर उसके बाद वर्किंग रूल्स पे मैं बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पे सैंपल साइज n दिया हुआ है, n सैंपल साइज n दिया हुआ है, तो n पे नहीं जाता हूं, मैं एक छोटा सा सैंपल लेता हूं, जैसे सैंपल 1 लिया, सैंपल 1, और इसमें कुछ डेटा ले लिया मैंने, जैसे 2, 3, 4, 5 एंड 6, मान लिया इतने डेटा लिया है। तो अब x1 बार इज व्हाट, x1 बार होता है इन जो ये जो डेटा दिया हुआ, दिस इज द डेटा दिया है, हमने ये कंसिडर किया हुआ है, लेट किया हुआ है, तो
इस डेटा का मीन जो भी मीन है, मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। तब इसको ऐड कर लीजिए, 3 to 5, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो 20/5 दिस इज द 4। समझ में आई? दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो दिस इज द x1 बार। इट मीन्स कहने का सेंस मेरा ये इतना ही स्टूडेंट कि सैंपल वन में 5 डेटा थे जिसका मीन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने सैंपल साइज n लिया, तो इसी तरह अगर सैंपल वन में n डेटा होगा तो n का मीन होगा। सिमिलरली x2 में कुछ डेटा होगा जिसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे। तो दिस इज द मीन गिवन है। बात समझ में आ रही? व्हाट इज दिस कि x2, जैसे एक और सैंपल ले लें हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू और समझो। मान लो हमने एक सैंपल 2 ले लिया, फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, टेक इन द सैंपल 2। डेटा सब में अगर फर्स्ट में 5 लिया है तो सेकंड में भी, सेकंड थर्ड अप टू के तक जितने होंगे सब में सैंपल साइज एक ही होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया 8 9 10 15 16, इस तरह से डेटा ले लिया। अब तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x2 बार फाइंड करेंगे। 8 + 9 + 10 + 15 + 16 डिवाइडेड बाई 5। नाउ कंसिडर व्हाट, स्क्वायर कर देना है। 9 8 17 हो गया, 17 5 हो गया 22, 22 और 6 ऐड कर दिया तो 28। फिर 1 1 2 3 3 2 5 58। तो दिस इज द 58/5। क्लियर? सो नाउ फाइंड आउट। 5 1 जा 5 हो गया, और फिर 5 1 जा 5, 5 6 जा 6, तो 11.6 आ गया। दिस इज द x2 बार। क्लियर? तो अब यहाँ पे x2 बार होगा, तो जो सेकंड यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी, जब इस टाइप का हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे तो व्हाट इज द मीन ऑफ x2 बार। तो वहां पे डेटा जो दिया रहेगा उसकी मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, एक क्लियरली थोड़ा सा कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे सैंपल साइज कितना लिखा है 5। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10? 10 का मतलब ये है स्टूडेंट कि सैंपल वन में 5 डेटा थे, जिसका सैंपल वन में 5 डेटा थे प्यारे बच्चों, जिसका मीन कितना आया, 10 आया है। सैंपल 2 में 5 डेटा थे जिसका मीन कितना आया है, 12 आया है। सैंपल 3 में 5 डेटा थे जिसका मीन कितना है, 9 आया है। सैंपल 4 में भी 5 डेटा थे जिसका मीन क्या आया है, 13 आया है। दिस इज द मीनिंग। आई थिंक आपको ये सैंपल साइज और उसके मीनिंग मीन की बात को समझने में आप समझ पा रहे होगे कि एक्चुअल में मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब इस पर फोकस करते हैं। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस। देखिए रेंज, जो हम अगर किसी भी रेंज को फाइंड करते हैं, आर जो होता है उस पर्टिकुलर सैंपल में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो बेटा डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में सैंपल वन का अगर मैं R1 फाइंड करना चाहूँ, सो व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम ये है और मिनिमम आपका 2 है, तो दिस इज द 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। क्लियर? सिमिलरली अगर इसमें फाइंड आउट करना चाहो आप, तो देखो भैया यहाँ पे R2 होगा, तो जो मैक्सिमम और यहाँ पे मैक्सिमम आपका ये है, मिनिमम आपका ये है, तो 16 - 8 कर दोगे, देन वी गेट द 8। दिस इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है, वो रेंज कहलाता है। इसकी जरूरत हमको तब पड़ती है जब अगर मीन ना देकर के डेटा देता है, तब उस टाइम पे हम लोग इसका यूज करने का प्रयास आई थिंक करते हैं। बात समझ में आई? अब आपको हमको क्या करना है, इसके वर्किंग रूल्स को लिखना है, और इसके वर्किंग रूल को जैसे हम लिखने का प्रयास करेंगे, फिर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इस पर फोकस करेंगे स्टूडेंट। तो आइए इसके वर्किंग रूल पे हम फोकस करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट वर्किंग प्रोसीजर को समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको मीन का एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मीन ऑफ एवरेज फाइंड करना। तो मीन तो पहले से मीन बार है, तो एवरेज का मीन निकालते हैं, मतलब एक्स डबल बार फाइंड करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपकी x1 + x2 + x3, x1 बार है, x2 बार, x3 बार अप टू x के बार, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल। हमारे पास कितना है बेटा? k है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल। दिस इज द किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये आपका x बार, k से हो जाएगा। दिस इज द
एवरेज मीन, मीन एवरेज ऑफ मीन, तो मीन का एवरेज है, मीन पहले से x बार होता है, उसके बाद फिर उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो x बार निकल जाएगा। सिमिलरली कैन फाइंड आउट द r बार, तो दिस इज द r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड प्लस अप टू rk, और डिवाइडेड बाई बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज द k। बात समझ में आ रही? मैंने k क्यों लिया है, ये देखिए क्वेश्चन में कभी कभी सैंपल जो साइज है ना उसको n से डिनोट करता है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे बेटा जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल है वो k लेके चल रहा हूँ। तो अब हमने फाइंड कर लिया x बार और r बार फाइंड आउट हो गया। आफ्टर अब हमको क्या करना है, कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड करने का प्रयास करना है कि व्हाट इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट एंड कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो दोनों को हम यहीं पे एक साथ ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल लिमिट फॉर मीन एंड हियर कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज चार्ट। समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट, हम लोग CL को फाइंड करते हैं, CL सेंट्रल लाइन को फाइंड करते हैं। CL मीन सेंट्रल लाइन, तो दिस इज द वैल्यू। अगर मीन चार्ट की बात करेंगे तो ये एवरेज मीन के इक्वल्स होगा, इट मीन्स x एवरेज बार x बार के इक्वल्स होगा, मीन ऑफ एवरेज। उसके नेक्स्ट आता है UCL की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है, तो x एवरेज मीन प्लस A2 R बार आता है, दिस इज द A2 बार R बार। और LCL लोअर कंट्रोल लिमिट, x एवरेज मीन में जितना ऐड किया है उतना ही माइनस कर देते हैं, A2 R बार को माइनस कर देंगे। दिस इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट। व्हाट इज A2 बार, A2 की वैल्यू आपको टेबल में या क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। टेबल से मतलब उसको इस पर्टिकुलर एक टेबल है, उस टेबल के माध्यम से A2 की वैल्यू को देखते हैं। अब आते हैं रेंज चार्ट। देखिए कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट, यहाँ भी CL आएगा स्टूडेंट, CL होगा यहाँ पर R बार के इक्वल, दिस इज वैल्यू ऑफ R बार। UCL अपर कंट्रोल लिमिट D4 R बार के इक्वल एंड LCL D3 R बार के इक्वल। दिस इज द कंट्रोल लिमिट ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट एंड कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट। अब जब से कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन एंड रेंज चार्ट फाइंड आउट हो जाएंगे, अब इनके थ्रू हमको ग्राफ प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, तो हमको इसको ग्राफ प्रिपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आइए ग्राफ में हम क्या क्या डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे उसको भी समझ लें थोड़ा सा। देखिए जैसे ही जब आप यहाँ पे चार्ट बनाओगे, यहाँ पे मीन चार्ट बनेगा और इधर हम लोग बनाएंगे रेंज चार्ट। तो मैं देखो एक सिंपल सा डेटा सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये हम यहाँ पे फोकस आउट करते हैं। और हियर भी हम बनाएंगे सेम पैटर्न पर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कआउट्स। हियर आपको हमेशा जो होगा यहाँ पे सैंपल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बेस लाइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस लाइन भी कहा जाता है, बेस लाइन। और ये हमेशा यहाँ पर सैंपल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट द सैंपल नंबर, ठीक है। समझ में आ रही बच्चों? देखो बात आपको समझने की जरूरत होगी कि जब हम यहाँ पर ऑलवेज रिप्रेजेंट सैंपल लाइन, सैंपल नंबर, ये आपके वर्कआउट है, काम की बात है, ये ध्यान रखने की जरूरत होगी। जब हम यहाँ पर बेस लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा हम बेस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन पे हम कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रेंज चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेंज वैल्यू लिखेंगे, मीन चार्ट को बना रहे हैं तो मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर जो भी चार्ट होगा उसकी वैल्यूज को वहां पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। इट मींस यहां पर हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द मीन वैल्यू, और हियर जो रिप्रेजेंट किया जाएगा रेंज वैल्यू, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट थिंग क्या होगी,
जिसके अकॉर्डिंग्स यहाँ पर हियर आपका Cl आ जाएगा, ऊपर के यहाँ पे डॉट डॉट करके जाएंगे तो UCl आएगा, और हियर कहीं आपका LCl हो सकता है, दिस इज द LCl। सेम कंसेप्ट यहाँ भी होगा, Cl UCl एंड नेक्स्ट इज द LCl। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब रेंज चार्ट बनाएंगे तो रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट को यूज करेंगे, और मीन वैल्यू बनाएंगे, जब मीन चार्ट बनाएंगे तो मीन चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइम लगा आपको, बट एक सिस्टम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट, उस प्रोसेस को हम समझ लिए। अब डायरेक्टली हम अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आई क्वेश्चन करते हैं। देखिए, the following data show the value of sample mean x bar and range are 10 of for 10 sample size 5 each है, and calculate the control limits of mean and range chart, also determine whether the process is under control or not। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है स्टूडेंट, ये जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कि डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। कभी कभी आपसे यहाँ पे लिखेगा कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन योर फाइंडिंग, इट मीन्स कि आपने क्या फाइंड किया क्वेश्चन में, ये आप मुझे बता दो। देखो, अब यहाँ पे एक मेन सीन पॉइंट आउट होगा स्टूडेंट, यदि सभी डेटा जो होंगे, सभी जो सैंपल वैल्यूज होंगी, अगर वो कंट्रोल लिमिट्स के इनसाइड हैं, जो कंट्रोल लिमिट के इनसाइड होंगे या विद इन कंट्रोल लिमिट्स हैं, देन प्रोसेस अंडर कंट्रोल होगा। इफ सम डेटा आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट्स, तो वहां पे वी शुड लुक जो भी असाइनेबल रीजन या असाइनेबल कॉजेस को हम वहां पे ढूंढने का प्रयास करते हैं, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होती है उस कंसेप्ट पे। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज द क्लियर कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, बहुत बारीक से समझने का प्रयास करिए। मीन दिया है 10, रेंज दिया है R। अब फर्स्ट सैंपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड जो है 6, 7, 8, 9, 10 दिया है। सैंपल साइज 5 दिया है, जिस n की वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, सैंपल साइज दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। n आपको क्या दिया है, 5 दिया है, और मैं यहाँ पे k की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना बेटा, 10 है। बात समझ में आई? दिस इज द 10 दिया हुआ है, क्लियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जैसे सैंपल है 1 के बाद 10 लिखा है, इट मीन्स सैंपल 1 में 5 डेटा है जिसका मीन 10 आया हुआ है, सैंपल 2 में 5 डेटा जिसका मीन 12 है, सैंपल 3 में 5 डेटा है, मीन अब 9 है, सैंपल 5 में 10 डेटा है जिनका 11 मीन क्या है, 11 है। इसी तरह सैंपल 7 में 10 है तो मीन 10 है, एंड सो ऑन। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 6, 5 समथिंग। अब सबसे पहले हमको जरूरत क्या होगी, अब आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझने की जरूरत होती है, बहुत आसान सा कंसेप्ट होता है। सबसे पहले आपको एवरेज मीन निकालने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट। तो आइए मैं एवरेज मीन निकालते हैं। देखिए ये डेटा है तो यहाँ पे सबको ऐड करना है, 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने आपके पास हैं, 10 है। अब इसको ऐड करके डिवाइड करने का प्रयास करना है। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं, साथ में कैलसी के थ्रू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 11 प्लस, और 10 10 20 हो जाएगा, 20 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 104। 104 आपका ये वैल्यूज आ गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्मली हम इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। तो क्या आएगा, एक्स बार जो है ना, एवरेज बार बेटा कितना आ गया, 104 डिवाइडेड बाई 10, और दिस इज द 10.4। दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्स बार, क्लियर। अब आपको सिमिलरली आर बार को फाइंड करना है। आर बार, तो ये जितने डेटा है सबको ऐड करना है ना, 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, 6 5 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, और डिवाइडेड बाई 10। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते रहिए और इनको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 11 15 6 5 11 11 4 15 6 21 3 24 5 24 5 29 29 9 38 38 हो गया, 38 हो गया, 30 बाई 43 एंड 53। तो नाउ दिस इज द 53 बाई 10,
आर बार यू गेट 5.3। क्लियर हुआ? जैसे आर बार कितना फाइंड आउट हो गया 5.3 और एवरेज मीन आपको फाइंड आउट हो गया 10.4। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली स्टूडेंट। अब आते हैं कंट्रोल लिमिट्स। दोनों की कंट्रोल लिमिट्स को हम फाइंड करेंगे। तो पहले कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे किसकी? मीन चार्ट की। कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट और दिस इज द इंपॉर्टेंट। और हियर आपका रेंज की कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीएल की बात करेंगे। तो सीएल बेटा क्या होता है? एक्स एवरेज मीन करेंगे तो एवरेज मीन के बराबर होता है। दिस इज द 10.4 हो गया। क्लियर? अब आते हैं यूसीएल। देखिए यूसीएल तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा? एक्स एवरेज मार प्लस A2R बार के बराबर। तो नाउ एक्स बार कितना है? 10.4 है। A2 की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट। A2 देखिए 0.577 दिया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, 0.577 एंड आर बार इज आल्सो हियर, ही इज द 5.3। 5.3। अब इसको कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बारीक से। कभी कभी स्टूडेंट गलतियां करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, ये जो 10.4 में 5.77 उसको ऐड कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द रॉन्ग तरीका है। पहले जो तरीका सिंपल है उसको आपको करना है 10.4 प्लस यहाँ पे क्या है 0.577 इंटू 5.3। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हो गई गलत। मैंने ऐसे जैसे ही किया यहाँ पे कैलसी ने गलती हो गई। तो अब इसको कैसे दूर करेंगे हम लोग? जब हम नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक्स होने की संभावना रहती है स्टूडेंट। मैं सिर्फ इसलिए लिखा। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे नॉर्मली? अब देखो इसको हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, आपके पास रहता है। जैसे नॉर्मल इस कैलकुलेटर से यूज करोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा 10.4 प्लस, अब हमको ब्रैकेट की जरूरत होगी तो यहाँ पे ब्रैकेट है। अब 0.577 इंटू इंटू देखो इंटू 5.3 और आपको यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है स्टूडेंट। अब देखिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको आप इक्वल कर दो, देखो कितना आ जाएगा 13.4581। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फैक्ट। मैंने आपको क्यों पहले की वजह से बताया, अब इस तरह से क्यों बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट गलती करता है डायरेक्टली। अगर नॉर्मली कर रहा है तो उस तरह से कभी कभी समस्या हो जाती है। यहाँ पे समस्या हो रही है, हो सकता है केएलसी में समस्या प्रॉब्लम्स ना हो स्टूडेंट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट है। कैसे करना है आपको ये समझ लेना है। तो दिस इज आपका आ गया 13.458। दिस इज द यूसीएल की वैल्यू। अब यहाँ से एलसीएल फाइंड कर लीजिए। एलसीएल तो एक्स एवरेज बार में जितना हम ऐड करते हैं उतना ही माइनस कर देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो भैया 10.4 माइनस 0.577 इंटू 5.3। क्लियर हुआ हमें ये बात? तो फिर से अब केएलसी की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो आपका वर्कआउट लिया हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली जो वैल्यूज है आई थिंक पूरा टोटल डिलीट ही करना पड़ेगा। तो 10.4 माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 0.577 इंटू 5.3 और टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7 पॉइंट जो आपका 43 आ रहा है, 7.341। ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो 7.341। क्लियर? तो ये एलसीएल फाइंड आउट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन में अगर आपने कहीं भी डेटा को मिस कर दिया देन आप रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ चले जाओगे और फिर रिजल्ट आपका जो है एग्जाम में स्टेप मार्किंग का है वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर समझने का प्रयास करिए। अब आइए देखते हैं इसकी कंट्रोल लिमिट, रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट जो हम लोगों ने स्टडी की है। तो रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स क्या होती है? सीएल जो होता है वो आर बार के बराबर होगा, इट मीन्स 5.3। क्लियर? यूसीएल की बात होगी तो दिस इज द इंपॉर्टेंट है आपका D4 आर बार के इक्वल। D4 की वैल्यू देखिए प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है 2.115 है। तो दिस इज द
2.115 इंटू 5.3। अब इसको फिर से केएलसी में कैलकुलेट कर लीजिए। 2.115 इंटू 5.3 दिस इम्पॉर्टेंट 11.20 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 11.20 ठीक है, 11.209 है तो 21 हो जाएगा। दिस इज द UCL की वैल्यू। एंड नेक्स्ट LCL। LCL की वैल्यू होती है D3 R बार। तो D3 की वैल्यू 0 दिया हुआ है और 5.3, सो इट विल बी 0। LCL की वैल्यू होगी बेटा 0। तो अब हमने दोनों की कंट्रोल लिमिट्स को फाइंड कर लिया। किसकी? कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट एंड कंट्रोल लिमिट ऑफ रेंज चार्ट। अब क्या करना है हमको? ग्राफ को बनाना है। हमको क्या करना है बेटा? ग्राफ को कंसिडर करना है कि ग्राफ को प्रिपेयर करना है कि ग्राफ हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फोकस आउट करेंगे। तो चलिए आइए ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। एक एक अब दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही लाइंस में हम इसको दिखा नहीं पाएंगे। तो सिंपल पहले मैं मीन चार्ट को बनाने जा रहा हूँ। मीन चार्ट, बट हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं कि मीन चार्ट में हम रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि जो वर्टिकल्स होता है ना, उस वर्टिकल पे तो हमको मीन वैल्यू को दिखाना है। तो मीन वैल्यू अब कैसे दिखाओगे स्टूडेंट? अब बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जो मीन चार्ट होगा, अब उसकी जो वर्टिकल लाइन पे हम लोग कितना पॉइंट ऐसा लें कि जिसमें सभी वैल्यू आ जाए मीन की। उसके साथ साथ कंट्रोल लिमिट भी आ जाना चाहिए। तो सिंपल सा जो मेन चार्ट का जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल वैल्यू को लेंगे। एनदर जो कंट्रोल चार्ट हमको फाइंड आउट हुआ है उन सबको इंक्लूड करते हुए मिनिमम मैक्सिमम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले मेन चार्ट की ध्यान में देखते हैं। 13.45, 10 पॉइंट और 7.34 है। अब आते हैं इसके हम कंट्रोल लिमिट चार्ट में। देखिए यहाँ पे है 13 है, 13 है, 13 मतलब 13.45 जो है ना मैक्सिमम इसकी कंट्रोल लिमिट्स है। तो 13.45 है, इट मींस हमको कहां तक इसके कंसेप्ट पे जाना है? 14 तक वैल्यू को प्लॉट करना है। कहां तक करना है? 14 तक इस वैल्यू को हम लोगों को प्लॉट करने की कोशिश करनी है। सिंपल सा है, 13 से मोर देन मतलब 14। तो अब आपके पास कैलसी होता है, उसमें आप 14 डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, नई बात। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अब आपको एक स्ट्रेट लाइन की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, मैं इस तरह से एक लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, और हियर भी एक लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक, बस इतने की बात करनी है हमको, सिंपल। अब आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट? देखिए हियर जो होता है हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है यहाँ पे ऑलवेज रिप्रेजेंट द सैंपल नंबर। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? सैंपल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल नंबर। तो ये सैंपल नंबर हमारे पास कितने? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 सैंपल हो गए। क्लियर? 10 सैंपल को रिप्रेजेंट करना है। अब वर्टिकल्स आते हैं। जो वर्टिकल है स्टूडेंट, इसमें हम लोगों को क्या दिखाना है? मीन वैल्यू दिखानी है, मीन वैल्यू। तो यहां पर अब हमको चाहिए 14 डेटा चाहिए, ध्यान रखना है। तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। दिस इज द इम्पोर्टेंट। और इधर रिप्रेजेंट क्या करेंगे आप? मीन वैल्यू। ठीक है बेटा, दिस इज क्लियर। अब मेन फोकस आउट है। अब इसके आपको सबसे पहले क्या प्लॉट करना है? सीएल को प्लॉट करना है, सीएल। अब सीएल की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है कितना? 10.4 आया। अब डेसिमल, मेन इंपॉर्टेंट डेसिमल। डेसिमल तो बेटा एक बात समझो आप कि जो आपका स्केल होता है उसमें पैमाना दिया होता है, हमको पता है। उसमें 10 खाने होते हैं, एक खाने की कीमत होती है 0.1 के बराबर। अब वहां पे अब हमको अगर 1 से 2 तक जाना है तो इनमें डिफरेंसेस कितने हैं? तो 2 - 1 1 हो जाएगा। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? सिंपल सा 0.2 के बराबर हो जाएगा।
तो जैसे हमको 10.4 प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में यहाँ पर 4 लाइंस इक्वली डिस्टेंस पे ड्रॉ कर देंगे। जैसे द 1 2 3 एंड 4 लाइंस आपको इक्वली ड्रॉ करना है। तो अब एक जो छोटा सा पार्ट होगा वो किसके कितने पार्ट के इक्वल्स होगा, 0.2 के इक्वल्स होगा, और 0.2 के इक्वल होगा, बस आप इजिली इसको फिर आगे वर्क कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? पॉइंट्स एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको कि हम लोग 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड करेंगे, तो 4 लाइंस आपको इक्वल डिस्टेंस पे खींचनी, 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और एक पार्ट जो छोटा सा पार्ट होगा, स्मॉल सा पार्ट होगा, वो कितने के इक्वल होगा, 0.2 के इक्वल्स होगा। तो आपसे पहला ही पार्ट पूछा गया कि 10.4 को प्लॉट करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ CL। तो भैया 10.4, तो 10 के बाद 2 खाने चले जाएंगे, तो 0.2 0.4 ये लाइंस रही, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका क्या बेटा, CL, दिस इज द 10.4। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है UCL की। तो UCL देखिए कितना है, हाउ मच, 13.45। तो 13.45, तो सेम कंसेप्ट यहां पर भी आपको इसको डिवाइड करना है, ब्रेक करना है 4 पार्ट में, तो 1 2 3 4, और 13.45, तो 0.2 के बाद आपको इसकी लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा। 0.2 के बाद ये लाइंस आएगा, तो 2 खाने बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 13.445 यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पर लाइंस आ जाएगा। सीधा आपको डॉट डॉट लाइन खींचना है और स्ट्रेट लाइन होगी, आप स्केल से रिप्रेजेंट करिएगा। UCL जो होगा 13.45 एंड LCL सेम पैटर्न पर, LCL जो हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है स्टूडेंट, LCL 7.34। तो 7.34 यहाँ भी वही सेम पैटर्न पे प्लॉटिंग हो जाएगी, 1 2 3 4, और 7.2.34 है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। LCL 7.34, दिस इज द फैक्ट। अब हम सबसे पहला काम हो गया कि हमने UCL, LCL और CL को प्लॉट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब तो मेन जो है ना, मेन पॉइंट यहीं से शुरुआत होती है कि अब हमको करना क्या है। समझ में आ रही बात, हमको अब क्या करना है। अब पॉइंट को जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं बेटा, उसी तरह से पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करने का प्रयास करना है। तो चलिए आई पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंपल जैसे 1 है, सैंपल 1 है, तो सैंपल 1, अब सैंपल 1 की वैल्यू को चेक करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, सैंपल 1 की वैल्यू देखो आप कितना बेटा दिया है, सैंपल 1 की वैल्यू 10 है, तो 1 की सीध में 10 देखना है, 2 के सीध में 12, 3 के सीध में 9, 4 के 13, 5 के 11, इसी तरह से इस वैल्यूज को हमको यहाँ पर देखना है और फिर पॉइंट करना है। तो देखो सैंपल 1 की सीध में सिंपल सी वैल्यू इसकी 10 है, तो 1 की सीध में आपको स्केल को रखना है, स्केल पट रखना है, और 1 की सीध में यहाँ पे 10 है, 10 की सीध में यहाँ पे डॉट लगा देना है। 2 की वैल्यू 12 है, तो 2 की सीध में स्केल रखना, और 12 पर 12 यहाँ से 12 लेना, वर्टिकली 12 और 10 पर 12 सीधी लाइन। तो यहाँ से जब इस 12 2 के जाओगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी, और इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, फिर ज्वाइन करना है। क्लियर? 3 पर वैल्यू 9 है, तो 3 पर वैल्यू 9 है, तो बेटा देखो 3 9 यहाँ पर है, 3 की सीध में यहाँ पर 9 ले आना है। जो जिस सैंपल होगा उस सैंपल की वैल्यू उसकी सीध में होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। 4 सैंपल की वैल्यू 13 है, तो 4 सैंपल यहाँ 4 है, इसकी सीध में आ जाना है 13, मतलब यहाँ पे आना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये देखो 13 है यहाँ पर, 4 की सीध में यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ से इसको फिर ज्वाइन कर। क्लियर? अब आते हैं 5 सैंपल की वैल्यू। देखो 5 सैंपल की जो वैल्यू है बेटा वो 11 है, तो 11 आपका कहाँ पे है, देखो 11 है यहाँ पर, दिस इज द, ये 11 है, 5 सैंपल की वैल्यू 11 है, तो इसके 11 की सीध में आप स्केल रखोगे और ये प्लॉट कर दोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर 6 सैंपल की वैल्यू 10 है, तो 6 सैंपल की वैल्यू 10 है, इसके वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। 7 सैंपल की वैल्यू भी 10 है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। 8 सैंपल, जो 8 सैंपल है उसकी वैल्यू 9 है, 8 सैंपल देखो आप यहाँ पे, 8 सैंपल की वैल्यू बेटा क्या है, 9 है, तो 9 को प्लॉट करना है सिंपल। तो 8 सैंपल की वैल्यू को अब 9, तो 8 की सीध में हमको 9 देखना है, तो 8 यहाँ पर है, इस सीध में 9 यहाँ पर है बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब 9 सैंपल की वैल्यू जो है ना 12 है, तो 9 सैंपल यहाँ है और उसकी वैल्यू 12 है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इधर आ जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे।
और फिर 10 सैंपल जो है, 10 सैंपल की वैल्यू 8 है, तो 8 की सीध में आपको वैल्यूज को देखना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर 10 सैंपल की वैल्यू जो हो जाएगी 8 हो जाएगी, और यहाँ पर दिस इज द ग्राफ। यही आपका कंट्रोल चार्ट का, मीन चार्ट का ग्राफ हो गया। अब आपको इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपसे एक पार्ट भी पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। तो अब यहाँ पे सिंस ऑल द सैंपल वैल्यू लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट देन प्रोसेस अंडर कंट्रोल, ये इसका आपका स्टेटमेंट हो गया। क्या होगा स्टेटमेंट बेटा? सिंस ऑल द सैंपल वैल्यू, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको राइटअप कर रहे हैं ग्राफ, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस all the sample value lie within control limit, then process under control। ठीक है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो आप इस तरह के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। समझ में आया बात आपको? दिस इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज द मीन चार्ट। एनीथिंग्स, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, मैं जरूर आपको इसको मॉडिफाई करने की, समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। तो आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि ये मीन चार्ट, आप इसको पैटर्न को बनाना सीख जाओगे कि हाउ टू ड्रॉ द मीन चार्ट। क्लियर? अब बात आती है रेंज चार्ट की, तो सेम पैटर्न पे फॉलो करेंगे, रेंज चार्ट को बनाएंगे। आइए रेंज चार्ट को देखते हैं स्टूडेंट कैसे बनाते हैं हम। सेम पैटर्न पे बात करनी है, कोई इसमें कोई इधर उधर का तामझाम नहीं है, सिंपल डायरेक्टली रेंज चार्ट पर ही फोकस है। तो रेंज चार्ट हम कैसे बनाएंगे उस पर बात करते हैं। आइए बनाना हमको रेंज चार्ट। तो ठीक है, देखो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जैसे ऊपर गया था वैसे ही करना, सीधी सी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इस तरह से लाइन आपको प्लॉट करना है, या फिर इसको हटा देता हूँ अभी, सिंपल लाइन्स है। आई थिंक लाइन फिगर्स आता है यहाँ पे, देखो ये लाइन है, यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, अनदर लाइन हियर ड्रा हो जाएगी। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब ये फिगर्स के थ्रू हम इस पे फोकस करेंगे। लाइन थोड़ी मोटी ले ली बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिलो हमको, हम ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट? बिलो तो हमको लिखना है सैंपल नंबर को ही रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सैंपल हमारे पास 10 है, तो 1 2 3 इक्वली डिस्टेंस पे लिखिएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अब क्या दिखाएंगे हम लोग? रेंज वैल्यू, रेंज वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले ये देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है। देखिए इसको हम लोग बेस लाइन भी करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं? बेस लाइन, और जिसकी वैल्यू क्या होती है अगर हम कंसिडर करें तो वो 0 के इक्वल्स होती है। सबसे पहला कंसेप्ट। अब आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को पहले देखते हैं। देखिए मैक्सिमम कितना, यहाँ पे 11 पॉइंट, अपर कंट्रोल लिमिट है 11.20, तो मतलब 12 तक तो हमको ड्रॉ करना ही करना है। अब जो फिगर है इसमें देख लो आप, जो रेंज वाला टेबल्स है, ऊपर वाला मीन का खत्म था, अब रेंज टेबल्स तो मैक्सिमम 9 तक है। इट मीन्स 12 तक आपको प्लॉटिंग करनी है, सीधा सीधा है। क्या करना है आपको? 12 तक वर्टिकली यहाँ पे प्लॉट करना है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करनी है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले आपको क्या प्लॉट करना है बेटा? CL। तो CL देखो आपका क्या है, CL यहाँ पे फाइंड किया है 5.3, और फिर UCL 11.20 नंबर 21 है, तो 5.3 को प्लॉट करना है। तो 5.3, अब सेम पैटर्न है, इसको आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वली हम डिवाइड कर देंगे तो 5.1 2 3
4 डिवाइड कर दिया। 5.3 को हमको प्लॉट करना है सीधा सीधा, तो 5.3 देख लीजिए कहाँ से मिल जाएगा, 5.2 हो जाएगा, 5.2 5.3 इधर आ जाएगा। ये सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है, सीधे बात समझ में आ रही है। दिस इज द UCL रहेगा आपका, ठीक है। 5.3 है तो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आपको प्लॉट करना है CL का 5 और 11.20 है, तो 1 2 3 4 कर देंगे तो 20 मतलब ये 11.2। और ये किस लाइन से होता है, डॉट डॉट से हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डॉट डॉट लाइन ये चला जाएगा UCL 11.21 या 20। और LCL जो है वो बेस लाइन है, इस मीन्स रिप्रेजेंटेड द जीरो, दिस इज द LCL इज 0, दिस इज द बेस लाइन। बात समझ में आई। LCL हमारा क्या बेटा, बेस लाइन है, अब रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, पॉइंट, सभी पॉइंट को देखना है और उनको फिर ज्वाइन करते चले जाना है। तो आइए पॉइंट्स पे देखते हैं और उसके फिगर को ज्वाइन करने का प्रयास करते हैं, एक एक वन करके, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं बेटो, देखो बेटो क्या करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है जिसको कि हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो L, अब इसकी जो वैल्यू है, एक एक वैल्यू को एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर उस पर हम बात करेंगे। देखिए सैंपल 1 की वैल्यू बेटा कितना है, 6 है, सैंपल 2 की 5 है, और 4 3 2 5 8 2 है। तो इसको इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सैंपल 1 की वैल्यू कह रहा है कि 6 है, सैंपल 1 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो सैंपल 1 की वैल्यू हम लोग 6 लेंगे। 1 की सीध में आपको रखना है, 1 की सीध में जाना है, और 6 यहाँ पर देखो 6 है बेटा, यहाँ पे 6 इसको ज्वाइन कर देना है। 1 की सीध में 6 ले लिया, और आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है नॉर्मली, इंपॉर्टेंट। अब फिर सैंपल 2 की वैल्यू 5 है, तो 6 और सैंपल 2 की वैल्यू 5 है, तो सैंपल 2 के सीध में यहाँ पे आ जाएंगे 5, इसको ज्वाइन कर लेंगे, सीध में लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब सैंपल 3 की वैल्यू 4 है, तो सैंपल 3 की वैल्यू देखिए 4 है, 3 के सीध में 4 लेना है यहाँ पे। सैंपल 4 की वैल्यू 6 है, तो सैंपल 4 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो दिस इज द 4 के 6 में यहाँ चला जाएगा। सैंपल 5 की वैल्यू 3 है, अगेन सैंपल 5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 3 है, दिस इज द, इसके सीध में 5 के 3 में लेना है यहाँ। सैंपल 6 की वैल्यू है 5, तो सैंपल 6 की वैल्यू 5 है, अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट हियर, तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना। सैंपल 7 की वैल्यू है 9, तो सैंपल 7 की वैल्यू हो जाएगी 9, 7 की सीध में बेटा यहाँ पर 9 लेना। क्लियर। 8 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू हियर 5 हो जाएगी। सभी सैंपल की जो डॉट लाइन है, जो वैल्यू है उसके ऊपर ही रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। 9 की वैल्यू 8 है, तो 9 की वैल्यू 8 हो जाएगी यहाँ पर, और 10 की वैल्यू 2 है, दिस इज द 2 हियर। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द रेंज चार्ट। तो ये रेंज चार्ट बन गया आपका, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रेंज चार्ट हमारा कैसे बन रहा है। क्लियर हुआ, आई थिंक आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट होगा, जो ऊपर सभी पॉइंट जो है क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं विद इन द कंट्रोल लिमिट देन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। जो ये हमने स्टेटमेंट लिखा, इस स्टेटमेंट को यहाँ भी दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हमने इसको राइटअप कर दिया, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। सिंस ऑल द सैंपल वैल्यू लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट देन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो ये पूरा एक पैटर्न मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ गया होगा कि हम इससे कंट्रोल चार्ट की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। मैंने डिटेल्स में कोशिश की है, आपको एक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट। तो आइए इसको एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट डिटरमिनेंट्स आपको यहाँ पे बदल गए कि फॉलोइंग डेटा सो द following data show the value of sample mean x bar range r, and for the 10 sample of size 5 each calculate the control limit for mean and range chart. Also determine whether the process is under control or not.
if all the sample value lie between control limit then process under control, if not lie so process do not lie under control. this is the important fact है, एक एक करके हमको पॉइंट को समझने की जरूरत होगी और फिर इसको करने की जरूरत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, हमको एक्स बार फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एवरेज मीन। तो एवरेज मीन कैसे फाइंड करते हैं, के की वैल्यू आपको टोटल सैंपल देखिए, एन की वैल्यू आप भी बात समझ में आएगी। यहाँ पे देख लो एक डेटा दे दिया ना N5, इसमें अगर एन लिखता तो कंफ्यूज हो जाते हैं अब एग्जाम में, इसलिए मैंने के लिखा है कि टोटल नंबर सैंपल जो होंगे हमारे कितने होंगे बेटा, के होंगे। बात समझ में आई, दिस इज द इम्पोर्टेंट, के होगा, के होगा भैया, के होगा, बिना उसके काम ना चलेगा। इसीलिए मैंने वहां पे उसको रिप्रेजेंट किया था कि भैया एन क्यों ले रहा हूँ, एन इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ना कंफ्यूजन हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जहाँ टोटल नंबर ऑफ सैंपल डिवाइड करना है वहां डिवाइड कर देते आप किससे, सैंपल साइज से। जैसे ही सैंपल साइज से कर देते तो कहानी खत्म, कहानी खत्म हो जाती और फिर आपका वहां पे मिलता लड्डू। समझ में बात, क्या मिलता बेटा, लड्डू। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझना जरूरी, प्यार से, बहुत बहुत प्यार से समझिए और वर्कआउट करिए। फोकस, फोकस करना पड़ेगा, फोकस नहीं करेंगे नैया आपकी डूबेगी। अगर कर लिया देन यू कैन गेट द, जो भी आपके फुल मार्क्स होंगे बहुत इजीली वे में इसको आप कर पाओगे। मेरा भी प्रयास हो रहा है कि मैं आपको इस तरह से क्वेश्चंस को जो पैटर्न है ना तो समझा पा रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डाउट हो तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कंटेक्ट कर सकते हो। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा बेटा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले मीन निकालना, क्या करेंगे बेटा, सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे और एवरेज मीन निकालेंगे। तो चलो फटाफट कर दो, 9 + 12 + 9 + 14 + 9 + 15 + 11 + 10 + 5 + 8 और टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं, के, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई मीन। ऐसे ही निकलता है, मीन किससे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाई 10। भैया केएलसी, केएलसी आ जाओ भैया, केएलसी कहाँ गया, केएलसी नॉर्मल कैलकुलेटर से हमारा काम चल जाएगा। तो केएलसी में हम इसको नॉर्मल कैलकुलेटर भी यूज कर लेंगे और जिससे कि हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या क्या डेटा है फटाफट इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए 9 + 12 + 9 + 12 + 9 फिर से +14 प्लस फिर 9 + 15 + 11 + 10 प्लस के बाद क्या 5 प्लस एंड लास्ट में क्या हमारे पास है अंदर 5 के बाद 8 है, वो +8 कितना आ गया, +8 आ गया आपका 102, ठीक है 102। तो नाउ हियर x average mean 102 divided by 10, this is the 10.2, 10.2, that is clear, average mean। अब r बार फाइंड करते हैं, r बार सेम पैटर्न, इसको ऐड करना होगा और कैलकुलेट करना हमको। तो ये 6 + 8 + 4 + 6 + 0 + 5 + 7 + 5 + 6 + 3 और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐड कर लीजिए, ये छोटा है 8 से 14, 14 से 18, 18 से 24, 24 5 29, 29 और 7 कितना हो गया 36, मतलब 36 और 36 और 5 41 और 9 50, तो 50/10 इट मीन्स 5। तो बेटा आर बार कितना निकल गया 5 निकल गया। तो पहला 2 पॉइंट्स क्लियर, मीन कैसे, एवरेज मीन कैसे फाइंड करेंगे, आर बार कैसे फाइंड आउट आप करने वाले हो, क्लियर। अब बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, कंट्रोल लिमिट। भैया कहाँ कहाँ किस रेंज में जो चार्ट बनेगा वो किस रेंज में बंधा होगा, कौन सा रेंज होगा जिसमें ये लिमिट को एग्जिस्ट करने वाला है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम
करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इस पे। अब हम लोग कंट्रोल लिमिट्स निकालेंगे। तो नाउ फाइंड आउट द कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट फॉर मीन चार्ट और हियर जैसे ही बनाएंगे तो रेंज चार्ट, दोनों की दो तरफ से हम फाइंड कर लेंगे। हियर रेंज चार्ट की बात करेंगे। So now everyone is no. Everyone is no. CL, CL किसके बराबर? X एवरेज मीन के। दिस इज द 10 पॉइंट, पहला फाइंड आउट। UCL, so एवरेज मीन प्लस A2R बार, 10.2 प्लस 0.577 इंटू, दिस इज द इम्पॉर्टेंट गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। देखिए A2 की वैल्यू है 0.577 ऑलरेडी गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक आ रहा है, बट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है सिंपली यहाँ से। तो 10.2 प्लस फिर ब्रैकेट 0.577 इंटू 5 ब्रैकेट एंड समथिंग 13.085। ठीक है, दिस इज द वैल्यू 13.085 is the UCL. Next LCL, average mean minus A2R bar, भैया 10.2 माइनस 0.577 इंटू, ठीक है, दिस इज द क्लियर LCL। तब यहाँ से आपको इसको फाइंड करना है माइनस के साथ। तो सिंपल, फिर से सेम कंसेप्ट। तो 10.2 माइनस ब्रैकेट 0.577 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज, और दिस 7.315, 7.5, दिस इज द वैल्यू LCL किसकी? कंट्रोल लिमिट ऑफ। तो तीनों कंट्रोल लिमिट निकल गई किसकी? मीन चार्ट की। अब आते हैं रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट्स पर कि व्हाट हाउ टू फाइंड द कंट्रोल लिमिट ऑफ मीन चार्ट। तो भैया क्या होता है? CL बराबर क्या होता है? R बार के बराबर कितनी वैल्यू है? 5। UCL कितना है? D4 R बार के बराबर। तो D4 होता है 2.115, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 2.115 ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, जैसे तो गिवन रहेगा ऑलरेडी आपको। और इनटू में 5, तो भैया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 2 7, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10.575 UCL। और LCL आप जानते हो क्या है? D3 R बार, D3 की वैल्यू 0 इंटू 5, नाउ LCL बिकम 0। कहानी पहला पड़ाव खत्म। प्यारे बच्चों, प्यारा पहला पड़ाव खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको? नॉर्मली कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करना है। कंट्रोल चार्ट आपने जो कंट्रोल लिमिट है वो फाइंड आउट कर लिया। अब आपको नॉर्मली क्या ड्रॉ करना है? कंट्रोल चार्ट को। किसका? मीन चार्ट और रेंज चार्ट का। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं इजिली वे में। सबसे पहले मीन चार्ट को ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। दिस इज द व्हाट इज द मीन चार्ट। मीन चार्ट, ये वैल्यू चाहिए हमको, डेटा चाहिए। सीधा सीधा पहले फोकस कर। तो पहले दो लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमको ड्रॉ करनी है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ से लाइन को कंसिडर कर गया। अब अगला फिर से सबसे पहले
बातों को समझने की जरूरत है। डिनोमिनेटर जो होता है इसमें हम यहाँ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा यहाँ पे ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, सैंपल नंबर को, तो यहाँ लिखेंगे सैंपल नंबर। इस तरह हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने सैंपल, 10, तो रिप्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सैंपल हो गए यहाँ पे। हियर आपको रिप्रेजेंट करना है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो देखो कंट्रोल लिमिट को लेकर के करना है, इसको इंक्लूडिंग कंट्रोल लिमिट। तो देखो कंट्रोल लिमिट यहाँ पे आपके पास क्या, 7.3, 13 और आपका 10। अब यहाँ पे जो इसकी जो कंट्रोल लिमिट की यहाँ पे दिया हुआ, दिस इज द जो टेबल वैल्यू है उसमें देखना है 12 12 12 12 8 5 मिनिमम है, यहाँ पे 5 मिनिमम है। तो 5 मिनिमम है, इट मीन्स 5। तो हमको मैक्सिमम कितना जाना है, 13 पॉइंट समथिंग दिया है, इट मीन्स 14 तक आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, 0 से लेकर के 14 तक। सीधा सीधा कितना पॉइंट प्लॉट करना है माय डियर स्टूडेंट, 14 पॉइंट्स को आपको वर्टिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले कंट्रोल लिमिट्स लेंगे, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को भी कंसिडर करना है। तो नाउ दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पॉइंट्स आपके प्लॉट हो जाएंगे वर्टिकल। अब आपकी बारी आती है सीएल को प्लॉट करने की। सबसे पहले सीएल को देखना है, तो सीएल हमारे पास कितना है, 10.2 है। अब इसको डिवाइडेशन का रूल फाइंड करना पड़ेगा। जो 1 और 2 के बीच की दूरी डिस्टेंस है कितना है, 10, 10.2। 10 और 11 के डिस्टेंस कितनी है, 1 की है। 1 को हम लोग क्या करेंगे, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 0.2 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स इसमें हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, 4 इक्वली डिस्टेंस पे 4 लाइन ड्रॉ कर देनी, अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा। और दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ से अब सीएल को प्लॉट करना है, तो सबसे पहले 10.2 आ रहा है, तो 10.2 पर सीएल को प्लॉट करेंगे। इस लाइन को लेते हुए यहाँ पे एक लाइन हमारे पास ड्रा हो जाएगी। दिस इज द इम्पोर्टेंट, समझ में आई बात आपको। और ये क्या हो जाएगा आपका सीएल 10. अब यूसीएल की बारी आती है, 13.08 है, मतलब 13 पॉइंट ही है, इसके ऊपर हल्का सा हो जाएगा बस। यूसीएल 13.08 और एलसीएल हाउ मच, 7.3, तो 7.3 है, तो 7 पॉइंट इसके ऊपर यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। एलसीएल, ठीक। चलिए अब देखिए ये पॉइंट्स आ गए बेटा। अब एक एक सैंपल की वैल्यू को हमको प्लॉट करना सीखना है। तो सैंपल 1 की वैल्यू कैसे प्लॉट करेंगे, सैंपल 2। सैंपल 1 की वैल्यू को देखना है किसमें, जो टेबल हमारे पास है, कौन सा, मीन टेबल। तो सैंपल 1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 9 है, 2 की 12, 3 की 9, इसी तरह से सभी वैल्यू को हमको रिप्रेजेंट करते करना पड़ेगा। तो मेरे पास टेबल है तो ऑलरेडी मैं वहां से कर लूंगा। तो आइए देखिए, सैंपल 1 की वैल्यू है आपके पास 9, तो सैंपल 1 की सीध में 9 पर जाना है और यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देना है। सैंपल 2, सैंपल की वैल्यू 12 है, 2 के सीध में जाना है 12 यहाँ पर, और इसको इस तरह से ज्वाइन करते चले जाना है। 3 की वैल्यू बेटा है 9, तो 3 की वैल्यू 9 है, फिर से 3 की सीध में आ जाएंगे, यहाँ से 3 लेंगे, ये 3 की सीध में जाना है, और 9 यहाँ से, इधर से 9। बात समझ में आई। 4 की वैल्यूज है हमारे पास, 4 की वैल्यू है 14। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल पर आपको रखना है, और 4 की वैल्यू सीध में, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीध में आपको 14 पर टिक करना है, फिर 14 की सीध में टिक करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 14 आउटसाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक। अब 5 की वैल्यू हमको देखनी है, तो 5 की वैल्यू 9 है, तो 5 की सीध में 9, ये आपका तीसरी पॉइंट्स हो जाएगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट 9 एंड अदर्स।
6 की वैल्यू है 15, तो 6 की सीध में हमको 15 जाना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो एक और आ जाएगा आपका 15 तक। तो 6 के सीध में 15 यहाँ पर देखना है। दिस इज द ठीक। 7, 7 की वैल्यू बेटा क्या है 11 है, तो 7 यहाँ है, 7 की सीध में 11 यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएगी। दिस इज द ज्वाइन। नेक्स्ट 10 की वैल्यू, 8 की वैल्यू 10 है, 8 की वैल्यू 10 है, 8 की वैल्यू 10 है, तो 8 यहाँ पर है और 10 आपका यहाँ है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट 9 की वैल्यू 5 है, 9 की वैल्यू 5 है, 5 हियर रहा। ठीक। और 10 की वैल्यू क्या है 8 है, 10 की वैल्यू 8 है, सो दिस इज द 8 इज हियर। ठीक है बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये फैक्ट है, बहुत बारीक से पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चंस को करने की जरूरत होती है। ये सीध में रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इधर हो गया, बट आप इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर? या इसको मैं थोड़ा सही ही कर देता हूँ। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 है तो 10 की सीध में यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक। अब देखने की जरूरत है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो भाई, जो आस्क करेगा उसके बारे में चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ से क्या कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। अब आपको समझना है कितनी वैल्यू बाहर है, पहले देख लो भैया। 1, 2 एंड 3। 3 वैल्यू आउटसाइड है, कितने में से 7 में से, मतलब 70% डेटा जो है ना, 70% जो डेटा है वो कहाँ है, इनसाइड तो है ना। तो इट मीन्स ये नहीं कहोगे आपकी प्रोसेस पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रोसेस टोटल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, प्रोसेस आउट अंडर कंट्रोल है। बट जिस सैंपल की वैल्यू बाहर है उस सैंपल पर हमको कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। बातों को ध्यान से सुनिए आप मेरे। कह रहा है कि द प्रोसेस अंडर कंट्रोल बट सैंपल नंबर कौन सा था 4, 6 एंड 9। sample number 4, sample number 6 and sample number 9 is out of control limit, out of control limit। ठीक है, we should look assignable causes या further investigation required। this is the complete statement। आपको समझ में आई बात? what will you write? process under control but sample number 4, sample number 5, 6 and sample number 9 is out of control, out of control। we should look assignable causes। जो भी होगा उसको असाइनमेंट पे रीजन को फाइंड आउट करेंगे। दैट इज द कंप्लीट स्टेटमेंट फॉर मीन चार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोसेस, टोटल अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल बट द values of value of samples 4, sample 4 और कौन कौन सा 6 and 9, sample 4, 6 and 9 out of control we should look assignable causes। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया इस कंट्रोल चार्ट का, आप मेन चार्ट का। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट ऑफ द रेंज चार्ट। ठीक है, रेंज चार्ट की बात करते हैं। रेंज चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, जिस पे कि हम लोग चर्चा करेंगे और बातें करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द रेंज चार्ट। सेम कंसेप्ट, पहले फिगर ड्रॉ करना है फिर बात करेंगे हम लोग। तो आइए, बहुत लाइन्स हो गई, इसको बारीक करने की जरूरत है।
बारीक करेंगे और ब्लैक ही लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इधर आ जाएगा आपका सैंपल नंबर और इधर आ जाएगी रेंज वैल्यू। ठीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब आपको यहाँ से सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हमको रेंज चार्ट में जाना पड़ेगा जो कंट्रोल लिमिट्स है। देखिए यहाँ पे जो रेंज चार्ट की कंट्रोल लिमिट है 10.575 है। क्लियर, 10 पॉइंट कितना आ रहा बेटा 575, तो इसी तो 575 जीरो है, तो मिनिमम तो जीरो हो गया, मैक्सिमम 10.5 है। अब इसके जो चार्ट है, ये जो टेबल है, इसमें आप देख लो कि कोई सबसे मैक्सिमम क्या है, जीरो ही है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट। और मैक्सिमम यहाँ 8 तक है, तो 10 पॉइंट समथिंग, मतलब जो 10.577 है, तो मैक्सिमम अब आपको 11 पॉइंट वर्टिकली ड्रॉ करना पड़ेगा। देन यू कैन राइट डाउन द 11 पॉइंट्स। सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। 11 पॉइंट्स को हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। अब सबसे पहले सीएल को प्लॉट करने की जरूरत है, तो सीएल आपके पास है 5। सीएल जो है कितना बेटा, यहाँ पर सीएल जो है आपका क्या है 5 है, तो 5 प्लॉट करिए, फिर 10.57 प्लॉट करिए, तो 10 5 ये 5 है, ये सीएल आपका 5 यहाँ से प्लॉट हो जाएगा। यहाँ सैंपल नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सैंपल है, दिस इज द 10 सैंपल रिप्रेजेंट करते रहे। क्लियर हो गया। अब आते हैं यूसीएल की बात करते हैं। यूसीएल इज द मोस्ट अंदर इंपॉर्टेंट है। अब करें यूसीएल है आपका 11.575, मतलब 11 से ऊपर जाना है आपको, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो आप 11.575 है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट 10.575, तो आई थिंक 10 पॉइंट है ना, तो 10 पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 डिवाइड कर दिया, 10.2 10.4 और 10.56 जो आ जाएगा बस ये यहाँ से इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, जिससे यूसीएल 10.575। क्लियर। और एलसीएल जो होगा आपका, जिससे जीरो बेस लाइन है, तो दैट इज द जीरो, बेस लाइन को ही रिप्रेजेंट करने वाला है पॉइंट्स। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिगर को ड्रॉ करने की जरूरत है, एक एक पॉइंट को। तो सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 की वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे बेटा। तो देखो सैंपल 1 की वैल्यूज हमारे पास है 6, तो सैंपल 1 की सीध में 6 जाएंगे और यहाँ पर ऐसे डॉट लगाएंगे। 1 की सीध में सीधा स्ट्रेट स्केल रखना और ड्रॉ कर देना है। सैंपल 2 की वैल्यू 8 है, सैंपल 2 की वैल्यू सीधी यहाँ पर 2 की सीध में और 8 यहाँ से देखना है वर्टिकल, सो दिस इज द 8 हो जाएगा, और इनको फिर ज्वाइन करना है। फिर 3 की वैल्यू 4 है, तो 3 की सीध में 4 तक आना है यहाँ पे, दिस इज द इम्पोर्टेंट। 4 की वैल्यू हमारे पास 6 है बेटा, तो 4 की वैल्यू 6 है, तो 4 की सीध में 6 पर जाना है। फिर 5 की वैल्यू जो है ना, 5 की वैल्यू 0 है, तो 5 की वैल्यू 0 है, मतलब बेस लाइन पे ही आना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट को समझते हैं कि बेस लाइन पे 0 आ रहा है तो उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। 0 आपको ड्रॉ करना है, ये इसमें सोचना ही नहीं है बेटा। क्या करना है, 0 बेस जहां आ रहा है वहां पे उसको प्लॉट करना ही करना आपको है, ठीक है। 6 की वैल्यू 5 है, तो सिंपल 6 की वैल्यू 5 है, मतलब इसी इस लाइन पे है, तो दिस इज द 6 यहां से चला जाएगा। 7 की वैल्यू 7 है, 7 की सीध में 7 जाना है आपको, दिस इज द इम्पोर्टेंट। 8 की वैल्यू जो है, सैंपल 8 की वैल्यू 5 है, 8 की वैल्यू 5 है, दिस इज अगेन हियर। और 9 की वैल्यू 6 है, 9 की वैल्यू 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। और 10 की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू 3 हियर आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ। ये आपका इसका कंट्रोल चार्ट बन गया, किसका, रेंज चार्ट का। रेंज चार्ट हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि सभी पॉइंट जो सैंपल वैल्यू है क्या कर रहे हैं, वो लाई विद इन कंट्रोल लिमिट, देन प्रोसेस क्या होगा, अंडर कंट्रोल हो जाएगा।
तो ये चार्ट आपका खत्म हो गया। दिस इज द कंप्लीट आंसर। व्हाट इज द कंप्लीट आंसर? प्रोसेस अंडर कंट्रोल बिकॉज सिंस ऑल द सैंपल वैल्यूज, ठीक है, या द रेंज वैल्यू, ऑल द रेंज वैल्यू इज लाई विद इन कंट्रोल लिमिट्स, देन प्रोसेस अंडर कंट्रोल। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख देनी पड़ेगी और देन यू कैन सिंप्लीफाई। ठीक है, आइए एक क्वेश्चंस आपको आगे मैं दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप जरूर एक आप पॉइंट करिएगा। इस क्वेश्चन की रेंज और वैल्यूज आपको मुझे बतानी पड़ेगी। तो नई बात, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को की रेंज वैल्यू आप मुझे यहाँ पर रेंज, कंट्रोल लिमिट्स और चार्ट कोशिश करिएगा, देन यू कैन मुझे बताने की कि व्हाट इज दिस। ठीक है, कितना आपका मीन आएगा, कितना रेंज आएगा, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल लिमिट्स एंड मिनिमम वैल्यू जो भी फाइंड आउट होगी वो आपको मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। आगे हम लोग फिर बात करेंगे, अब आगे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट्स और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अनदर टॉपिक्स को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मीन, एनपी एंड पी चार्ट और मीन चार्ट, सी चार्ट से रिलेटेड अगले वीडियोस में हम फोकस करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।